हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में। जैसा कि आज हम आपको 5 नंबर का काम कराएंगे जो 3D ज्योमेट्री है, चैप्टर 11वां इंटरमीडिएट गणित का। तो उसमें कल हमने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जिसमें कार्तीय समीकरण से वेक्टर समीकरण और वेक्टर समीकरण से कार्तीय समीकरण हमने बनाना सीखा था। ठीक है, उसी प्रकार अब इसमें जो सवाल आएगा 5 नंबर वो डले हुए हैं, 5 अंक का सवाल आएगा। या तो बीच की दूरी पूछेगा, जैसे कोई बच्चा मुझे पेपर दिखा सकता है इंटर का। ठीक, जैसे इंटर का इसमें पिछली साल का जो पेपर है वो हम आपको बताएं कि बीच की दूरी का या बीच के कोण का एक सवाल आता है। जैसे कि इसमें ये जो बोर्ड का पेपर है, इसमें ये जो सवाल है यहाँ दिख रहा होगा सही बच्चों को, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण दिए हैं यानी वेक्टर समीकरण दिए हैं, 2 समीकरण दिए हैं और उनके बीच की दूरी पूछी गई है। क्या पूछी है? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी पूछी है, 5 नंबर का है, या बीच का कोण पूछेगा बेटा। कोई सा एक सवाल इसमें से जरूर पूछा जाएगा बोर्ड में, इसीलिए आप लोग क्लियर करके रख लें कि एक सवाल आता ही आता है। तो मैं फिलहाल आपको बीच का कोण, ठीक है, क्या सिखा रहे हैं? बीच का कोण। अच्छा, न्यून कोण, इसमें भी अंतर है। ये मोड लगा हुआ है, पहले आप समझें। बीच का कोण निकालना, तो पहले ये जो रेखाएं दी हैं, 2 रेखाएं, 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो 2 रेखाएं ये कौन से रूप में दी गई हैं? वेक्टर रूप में। ये कौन से समीकरण है? सदिश समीकरण। एक कार्तीय समीकरण भी दिया जा सकता है, 2 ऐसे आपके सवाल हैं। कार्तीय समीकरण भी दिए हैं और सदिश समीकरण भी दिए हैं, तो हम याद रखेंगे। फिलहाल हम किस पर काम कर रहे हैं? सदिश समीकरण। तो ये वेक्टर रूप में आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा p1। आर दूसरा समीकरण क्या है? a2 प्लस लैम्डा p2। चूँकि ये 2 माने इसलिए दूसरा समीकरण है, इसलिए 2। यहाँ ये 1 1 है, ये पहला समीकरण है। तो बेटा हमारा कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा मॉड लगा लें पूरा। पहले मॉड बहुत सरल है। क्या हुआ लड़के? बहुत सरल टॉपिक है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? p1 डॉट p2। सही बच्चे ध्यान दें, p1 डॉट p2 यानी p1 और p2 का गुणा करना है और P1 का परिमाण और P2 का परिमाण निकाल के यहाँ वैल्यू लगानी है केवल। अब बच्चे बोलेंगे तो A1 और A2 का कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, बीच के कोण में कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले हम P1 और P2 जो वेक्टर हैं उनको अलग लिख लेंगे, इसमें से छांट के P1 वेक्टर क्या है और P2 वेक्टर क्या है। केवल फॉर्मूला में P1 डॉट P2 गुणा करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है और P1 का परिमाण और P2 का परिमाण बस वैल्यू लगानी है। जैसे आप देखेंगे कि उदाहरण 9 पेज नंबर 487 पुराना गणित है। आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, फिर सवाल सभी हो जाएंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो इसमें 2 दिए गए हैं समीकरण, मैं यहाँ नोट करूँ। पहले देखा समीकरण में नोट कर दे रहा हूँ। उदाहरण 9, सही बच्चे ध्यान से समझे। रेखा योग एक दिया है हमें आर वेक्टर, बहुत सरल तरीके से कराएंगे बेटा। आर वेक्टर कितना दिया है? 3i प्लस 2j कैप प्लस माइनस 4k प्लस लैम्डा और दूसरा यहाँ दिया है i प्लस 2j प्लस 2k। ये हमको दिया है वेक्टर। ये क्या दिया है? वेक्टर। दूसरा दिया है समीकरण आर वेक्टर बराबर 5i। लड़के आवाज़ कम करेंगे क्योंकि बेटा इसमें माइक नहीं लग रहा है, मैं बिना माइक के वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपकी समझ में आ जाए। थोड़ी सी आवाज़ गड़बड़ हो सकती है। प्लस म्यू, इसमें के नहीं है बेटा, के नहीं है तो हम 0 के लगा सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें के नहीं है मतलब आप सोचें के कहाँ है? आई जे के 0 के लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। म्यू 3i क्या हो जाता है लड़की? वीडियो में थोड़ा सा कुछ बताएगा कि बैटरी तो बैटरी 1% वो दिखाता हूँ। बैटरी 1% 1% कम है, उसे दिखा दो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा क्या चक्कर है इस मोबाइल में? मध्य बीच का कोण के मध्य कोण ज्ञात करें, इनके बीच का कोण निकालना है। ठीक है, ये देखते रहेंगे कहाँ तक हमारी वीडियो आ रही है, उसके हिसाब से मुझे बता देंगे। मैं इसको बाद में मिटा दूंगा, पहले आ रहा है, अभी देखते रहें। अब बेटा एक बात बताएं, बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है? बीच का कोण। तो A1 ये रहा
लैम्डा यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब P1 हो रहा, तो हमने P1 वेक्टर निकाल के अलग रखा। P1 वेक्टर क्या होगा? P1 हमारा हुआ I प्लस 2J प्लस 2K, ये हमारा क्या आ गया P1। P2 हम जानते हैं दूसरे समीकरण में होगा, P2 ये रहा 3I प्लस 2J और प्लस के 6K। बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूँ, 5 नंबर बहुत ही सरल हैं। दोनों समीकरण बन गए P1 P2, केवल हमको P1 P2 की तो वैल्यू लगानी है। P1 का P2 में गुणा करना है, P1 का P2 में गुणा करना है, तो पहले मैं गुणा कर दूं, P1 P2 की वैल्यू यहीं निकालूं, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दूंगा फिर वैल्यू। देखते रहेंगे बेटा वीडियो कितनी आ रही है। P1 डॉट P2 निकाल रहा हूँ पहले मैं, P1 डॉट P2। सही बच्चे जानते हैं कैसे निकलता है, I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ। I का यहाँ 1 है, यहाँ 3 एकन 3, बीच में प्लस 2 दूनी 4, बीच में प्लस 6 दूनी 12। अगर कहीं माइनस होता है इसमें तो माइनस लग जाता, जोड़ के कितना आ गया 19। यानी हमें पता चला P1 डॉट P2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आई 19। इतना सरल है। अब P1 का परिमाण और P2 का परिमाण भी चाहिए। परिमाण से भी जानते हैं अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, परिमाण का फॉर्मूला सिखाया है, ठीक है, परिमाण हमने सिखाया है। तो बेटा मैं यहाँ निकाल रहा हूँ आपका P1 परिमाण। परिमाण बताएं बेटा, रूट परिमाण P1, यही तो समीकरण था, वेक्टर ये था। परिमाण क्या निकालेंगे, अंडर रूट A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, और 9 को रूट से बाहर निकाल के कितना आ जाएगा 3। यानी हमें पता चला P1 का मान कितना आया 3। कोई परेशानी? P2 भी निकालें। P2 बताएं बेटा, P2 रूट ये रहा 3 का 2 दूनी चिकन, कितना बना रूट में 49, और बाहर निकाल के कितना आ जाएगा 7। तो हमको पता चला कि जो P2 है उसका जो परिमाण आया वो हमारा कितना आया 7। नहीं अभी गुणा नहीं करेंगे, वैल्यू लगाएंगे अब cos थीटा बराबर, तो हम निकालेंगे बीच का कोण। तो यहीं कर दे रहे हैं, इतनी जगह में, आप जगह कम है यहाँ लिख लेना आप लोग। अगर ये वीडियो में आ रहा हो तो बताएं, यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर ही देखें, cos थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा बराबर P1 P2 की वैल्यू अलग निकाली थी 19, और मोड लगा हुआ है, मोड लगा रहने दे, बटे P1 का परिमाण 3 गुणा 7। कोई परेशानी? मोड लगा हुआ है। cos थीटा बराबर कितना आया 19 बटे 21, 19 बटे 21। वीडियो में आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ देख लें। तो हमें पता चला cos थीटा बराबर कितना आया, यहाँ जगह है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर जो मान है वो आया हमारा 19 बटे 21। अब थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, तो सभी बच्चे जानते हैं थीटा के लिए छोड़ेंगे, cos इनवर्स 19 बटे 21। ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये क्या हुआ आंसर। अब हम देखें उत्तर, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटा 21 है, लेकिन बच्चे बोल रहे होंगे ये मोड कहाँ गायब हो गया। मोड का बहुत बड़ा रोल है, उसको अगले सवाल में मैं बताऊंगा मोड कहाँ गायब हो गया, ठीक है। अब पहले जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगले में आपको क्लियर कर दूंगा मोड कहाँ चला गया है, क्या करते हैं। तो बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और बड़े आसानी से आप P1 P2 छांट के और बीच का कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट करें, और उसके बाद एक और सवाल देखेंगे बीच के कोण वाला, ठीक है, जब तक वीडियो को थोड़ा। तो अब मोड का मतलब सभी बच्चे जान लें, ठीक है बेटा। मोड का मतलब समझें, थोड़ी वीडियो को देखते रहें लड़के, अगर वीडियो गड़बड़ हो रही हो तो। मोड का मतलब ये है, पहले बिना मोड के अगर हम निकालते हैं, मान लें जो फॉर्मूला है हमारा cos थीटा, यहाँ समझें बेटा, इसको बारीकी से समझें। cos थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है, बिना मोड के लिखें अगर P1 डॉट P2, ठीक है,
P1 डॉट P2 बटे P1 का परिमाण और P2 का परिमाण, यही तो फॉर्मूला होता है। ये हमने बिना मोड़ के लिखा। तो बिना मोड़ के अगर निकालने पर अगर डायरेक्ट प्लस में आ जाए, थीटा का मान अभी जो निकाला था वो बिना मोड़ के भी प्लस में आ रहा था। आपने देखा इससे पहले सवाल जो किया है, 2 मिनट पीछे जाएं तो जो प्लस में ही तो उत्तर आ रहा था। उत्तर कितना आ रहा था? 19/21 प्लस में ही था। चाहे हम मोड़ में लगा के लिखा तो भी प्लस में ही था, ना लगा के करा तो भी प्लस में ही था। तो प्लस में आएगा तो वही न्यून कोण होता है, समझे बात को। इसीलिए और माइनस में आए तो वो अधिक कोण होता है, लेकिन पूछता है न्यून कोण। क्या पूछता है? न्यून कोण ज्ञात करें, दो रेखाओं के बीच न्यून कोण ज्ञात करें। लेकिन असली चीज हम यहाँ सिखाने वाले हैं, मोड़ लगाकर केवल प्लस में उत्तर निकाल लें। इसमें क्या लगा दें? इसीलिए फॉर्मूले में मैंने क्या लगाया है? मोड़ लगाया है। मोड़ लगाकर अगर माइनस में भी उत्तर आ रहा होगा तो मोड़ से बाहर करेंगे तो प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? भाई माइनस में भी आ रहा हो तो प्लस, तो केवल आप लोग मोड़ लगाकर केवल प्लस में उत्तर निकाल लें। किस में निकाल लें? प्लस में निकाल लें। उसके बाद पाई माइनस थीटा करके अधिक कोण निकालें। जो आएगा उसको पाई में से क्या कर दें? माइनस कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा अधिक कोण। ठीक है, इसलिए वो जो न्यून कोण है उसका ध्यान रखें कि केवल आप लोग ऐसे निकाल लें बिना माइनस के। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस अंदर आएगा तो प्लस में ही निकालना है। केवल अधिक कोण पूछेगा तो उसको पाई में से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका मोड़ का मतलब है। एक और सवाल सीखेंगे आप दूसरा, उससे आपके क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा पुश करें और अगला सवाल देखें। आवाज़ कोई नहीं करेगा बेटा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है, 10 का दूसरा भी इसी टाइप का है, आप स्वयं करके देख लेंगे। ठीक है, एक सवाल और बता रहा हूँ इसका वेक्टर रूप वाला, उसके बाद एक कार्तीय फॉर्म वाला भी सवाल सिखाया जाएगा। इसमें से एक आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 5 नंबर क्लियर कर लें, बिल्कुल बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला वही, पहले P1 P2 निकालें। लड़के P1 P2 कोई बच्चा बताएगा क्या आएगा? P1 कितना है और P2 कितना है? साफ साफ दिख रहा है, ये P1 है, ये P2 है। कितना है बेटा? 3i प्लस 2j और प्लस 6 के। लड़के बोलेगा, ये आवाज कर रहा है सुधीर। हाँ बोलेगा, भाई पूछूंगा। P2 की वैल्यू कितनी है लड़के? हाँ P2, हाँ क्या बोले? आवाज नहीं है क्या मुंह में? I प्लस 2j, बोले। I प्लस 2j। चश्मा जो लगा हुआ है ये बिना लेंस का चश्मा लगा हुआ है। कैसा? प्लस 2k। बिना लेंस का। और बिना लेंस का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। जैसे जो साइंस बच्चे पढ़ते हैं, तो थोड़ा टॉपिक पर है, आप लोग सीखेंगे कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा, ये सुधीर खां तो बड़ा है, 17-18 साल का है, इस पर ये नहीं पता है, जो देख रहा है ऊपर नीचे के क्या आया इसमें P1 P2। लेकिन जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, 2 साल का बच्चा होता है, कुछ जानता नहीं है 2 साल का, लेकिन 2 साल का बच्चा जो जानता है वो न्यूटन के 3 नियम सीख चुका था। 2 साल का जो बच्चा था वो न्यूटन के 3 नियम अभी आपको नहीं याद होंगे, जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो भी जो सोच रहे होंगे 2 साल का बच्चा कैसे याद कर लेता है। तो बेटा जो साइंस होती है हमारी, वो कभी बनी नहीं है साइंस ने नेचर पर काम करना साइंस ही सीखा। यानी जो साइंस होती है हमारी वो केवल प्रकृति पर डिपेंड होती है, प्रकृति हमको सब चीज़ देती है। इसलिए विज्ञान जो है वो प्रकृति ने ही दी है। अब आप लोग बोलेंगे कैसी? 2 साल का एक बच्चा है, मैं न्यूटन के 3 नियम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जो अभी आपको याद नहीं है याद हो जाएंगे, और जो टीचर हैं या जो स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं उनको नहीं पता है, उसको भी याद हो जाएंगे। अब आप हंसेंगे कि कैसे? न्यूटन का पहला नियम किसी को पता है? नहीं पता है। लेकिन हमने किताब में क्या पढ़ा कि कोई वस्तु, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु जिस अवस्था में रखी है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। ये हमारा न्यूटन का पहला नियम होता है, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कोई वस्तु जिस अवस्था में जहाँ रखी है वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। ये तो रही किताब की भाषा, वैज्ञानिकों ने किताब में सेव कर दिया, हम उतने ही सीमित रह गए, उतनी ही जगह पर हम उतना काम करना सीखे। लेकिन एक 2 साल का बच्चा था, वो खिलौने से खेल रहा होगा, किसी भी चीज़ से खेल रहा था। अगर मान लें 3 कमरे हैं एक घर में, अलग अलग 3 कमरे हैं, बड़ा मकान है, उस कमरे में खेल रहा था वो बच्चा, और वो खिलौना वहीं छोड़कर आ गया कि उसको कुछ और काम आ गया, उसको और दूसरे कमरे में आ गया। अब उसको थोड़ी देर बाद याद आया कि मेरा खिलौना कहीं खो गया है, तो बताएं खिलौना देखने कहाँ जाएगा वो 2 साल का बच्चा? उसी कमरे में जाएगा जहाँ वो खेल रहा था, जहाँ उसने छोड़ा था उसी कमरे में जाएगा।
तो वो न्यूटन का पहला नियम क्या कह रहा है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में मिलेगी। यानी 2 साल के बच्चे को भी ये पता है कि मैंने खिलौना जिस जगह पर डाला था मुझे भी वो वही जगह पर मिलेगा, तो उसको कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। लेकिन वो वहाँ गया और उसको खिलौना नहीं मिला तो उसने क्या बोला होगा, अपने पापा से पूछा होगा तुमने खिलौना लिया, मम्मी से पूछेगा तुमने खिलौना उठाया, पूछेगा जरूर क्योंकि वहाँ खिलौना नहीं है। तो उस 2 साल के बच्चे को पता है कि इस पर कहीं से बाहर से फोर्स लगा, तभी यहाँ से खिलौना गायब हुआ। अन्यथा उसको ये जरूर पता था कि जहाँ मैं रख कर आया हूँ वो खिलौना मुझे वहीं मिलेगा। तो 2 साल का बच्चा इस नियम को जानता था, उसको पता था, प्रकृति ने दिया। तीसरा नियम, अभी दूसरे नियम पर आए, ठीक है, दूसरा नियम भी समझे लड़के। दूसरा नियम साइंस कहती है, यानी प्रकृति, हमेशा ध्यान रखें प्रकृति ने ही साइंस बनाई है। अगर आप लोग साइंस किताब की भाषा से पढ़ेंगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक बीच में और एग्जांपल दूं मैं आपको। 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सही बच्चे जानते हैं। तो ठोस की पहचान क्या होती है? ठोस की पहचान ये होती है कि उसका आयतन निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, ठीक है। प्रियंका ने, हमने लड़की जो है उसने बताया कि आयतन और आकार निश्चित होता है, ये किताब की भाषा है। अच्छा, द्रव की परिभाषा क्या होती है? आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आकार बदल सकता है, जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया, बर्तन में कर दिया उसका आकार ले लिया, सिलेंडर में करिया उसका आकार ले लिया, लोटा में किया उसका आकार ले लिया। गैस में आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, तो ठीक है। तो एक सोचने वाला विचार ये आया कि जो एक कपड़ा है, जैसे मैं इस जैकेट को पहन रहा हूँ, ये क्या है? ये ठोस है या द्रव है या गैस किस स्टेट में आएगा? सोचने वाला विषय। एआई भी जवाब नहीं दे पाएगा। एआई जो चल रहा है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें केवल वो उसी का जवाब दे सकता है जिसमें कूट कूट कर वो चीज़ भरी जाती हैं। आप अपने घर के बारे में पूछना कि मेरा घर में कितने भाई बहन हैं, नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा एआई? तो उसमें वो चीज़ डाली नहीं गई है। इसी प्रकार अगर मैं जैकेट पूछ रहा हूँ, ये कौन सा है, ठोस द्रव, तो एआई ठोस बता सकता है, लेकिन ये ठोस नहीं है। अब मैं पूछूं कि ये द्रव, हाँ द्रव भी हो सकता है। आकार, आयतन तो निश्चित है, इतनी ही वजन की चीज़ होगी, लेकिन अगर मैं पहन रहा हूँ तो इस प्रकार की शेप में आ गई, कहीं खुट्टी पर टांग दूंगा तो वो दूसरी शेप में आ जाएगी, घड़ी करके रखती तो दूसरी शेप में आ जाएगी। तो क्या ये द्रव हुआ? कुछ नहीं पता है। तो साइंस समझें, अगर आप लोग केवल प्रकृति में समझ के चलेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। अरे शर्ट है, ये शर्ट खुट्टी पर टांग देंगे, आकार बदल जाएगा, घड़ी करके रख देंगे, आकार बदल जाएगा, धोएंगे ऐसे रस्सी बना सकते हैं, लीड के आकार बदल जाएगा। तो ये क्या है? ये द्रव है या ठोस है? कुछ पता है? एआई इसका जवाब नहीं देता। तो हमेशा साइंस आप जवाब देखें, खोजेंगे, फिर मुझे बताएंगे कि ये क्या है, शर्ट क्या है, ठीक है। तो न्यूटन के नियम पर चल रही थी बात, साइंस में केमिस्ट्री में आ गए, समझे बात। तो साइंस इतनी बड़ी चीज़ है कि इसका कहीं जोड़ तोड़ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर आप नेचर से लगा कर चलेंगे साइंस को, प्रकृति से साइंस को लेकर पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये भी एक सोचने वाली बात थी कि रस्सी, हमारे पास रस्सी है 1 मीटर लंबी, 2 मीटर लंबी, आकार बदल दिया, गोल हो गई, घड़ी करके इतनी सी कर ली, छोटी हो गई, आकार बदल रहा है। लेकिन वो ठोस की श्रेणी में अभी आ रही है, द्रव की श्रेणी को भी पास कर रही है। बच्चे जानते हैं द्रव केवल फैलने वाली चीज़ को द्रव कहते हैं, ऐसा नहीं। तो न्यूटन का पहला नियम सबको पता चला, छोटा बच्चा जाना। छोटा बच्चा 2 साल का आया। तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लड़के सही बच्चे सुने, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जानते हैं कि जितनी आप क्रिया करेंगे उतना ही रिएक्शन मिलता है। तो छोटे बच्चा 2 साल का होगा, सामने दीवार होगी एक मकान की, और आप बोले भाई तेज भाग के जाना है, लगातार भाग के जाना है, दीवार पार करते हुए जाना है, चला जाएगा क्या? उसको पता है कि मैं दीवार में टकराऊंगा तो मेरा सिर फट जाएगा। क्यों? उसको पता है कि दीवार कुछ ना कुछ ताकत लगाएगी। जितनी ताकत से मैं दौड़ूंगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, दीवार को पार नहीं करूंगा, क्योंकि दीवार भी उतना ही फोर्स लाकर मेरा सिर को फाड़ देगी। तो न्यूटन का तीसरा नियम भी ये बच्चे को पता था, इसलिए वो बच्चा आगे नहीं भाज रहा कि नहीं मैं भाजूंगा नहीं। उसको पता है कि फोर्स लगेगा दीवार से, लेकिन जानकारी तो नहीं है, लेकिन जानता तो सब है। तो प्रकृति ने तीसरा नियम यहाँ भी दिया। दूसरा नियम, आवाज नहीं, दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, मास और त्वरण।
तुरंत छोटा बच्चा यहाँ वो 2 साल का, वही 2 साल के बच्चे पर बात कर रहे हैं, ये 3 का मान लें, ये 9th में पढ़ते हैं बच्चे ने, हम 3-4 में तो है नहीं है। अब वो छोटे बच्चे से बोला ये बॉल है बेटा, इसको मेरे पास फेंकना है, तो मैं पास हूँ अभी उसके, तो धीरे से ही फेंक देगा, ठीक है, तुरंत कम लगाएगा। मैं थोड़ा दूर हुआ, अब मैं कहूँ फेंक भाई लड़के, तो तेज गति से फेंकेगा, क्या तेज गति से फेंकेगा। तो वो भी जानता है कि दूर है तो हमको तेज फेंकना है, पास है तो हमको धीरे से फेंकना है, बिल्कुल पास हो तो यूं ही रख देगा हाथ में बॉल। तो दूसरा नियम भी बच्चा जानता है। तो न्यूटन के तीनों नियम की पहचान हुई। साइंस में आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गहराई से जानकारी कौन देगा, कोई नहीं देगा आपको, AI भी नहीं देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब सवाल देखें, बहुत बात हो गई, 4-5 मिनट खराब हो गई, लेकिन न्यूटन के तीनों नियम आपको याद हुए। वीडियो को लगातार लड़के ध्यान से देखते रहें, वीडियो को सेट करते रहें, कोई परेशानी आ रही है तो उसका ध्यान रखें। लड़के P1 P2 निकल आए, P1 P2 फॉर्मूला क्या होता था यहाँ मुझे बताएंगे जल्दी। cos थीटा बराबर मॉड P1 डॉट P2 बटे P1 का परिमाण और P2 का परिमाण। सभी बच्चों को याद होगा या नहीं हुआ फॉर्मूला? 5 नंबर क्लियर हो गए कि नहीं हुए? लगाए मान। अच्छा, P1 P2 के परिमाण और निकाल लें। पहले तो P1 P2 का मल्टीप्लाई ही नहीं किया है, यहीं कर ले रहा हूँ, यहाँ कर दूंगा इसको सॉल्व। फॉर्मूला लिखा है P1 डॉट P2, बताएं जल्दी। इसका इसमें गुणा करेंगे 3 एकन 3 प्लस 2 दूनी 6 दूनी 12 और 4 16 और 30, ठीक। और P1 का परिमाण बोलते हैं जल्दी बेटा। P1 का परिमाण होगा अंडर रूट 3 तो का 9 2 दूनी 4 6 36, ये कितना हुआ 49, और बाहर निकल के कितना आ रहा है 7। ये तो पुराना जैसा एग्जाम्पल जैसा आता जा रहा है, कोई बात नहीं, हमने एग्जाम्पल अलग किया, ये सवाल अलग हो रहा है। देखते हैं क्या आएगा। P2 का परिमाण 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आया, बाहर निकल के कितना आया, ये तो सेम आ गया भाई लड़के, ठीक है। वैल्यू लगाएं। cos थीटा बराबर मॉड P1 P2 की वैल्यू कितनी आई 19 डायरेक्ट, बटे P1 का परिमाण कितना था 7 गुणा 3 7 3 21। तो हमने आगे बढ़ाया, यहीं लिख दे रहा हूँ cos थीटा बराबर 19 बटे 21। प्लस में ही आया है, प्लस में ही आया है, ठीक है। तो पाई में से घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये न्यून कोण है, ठीक है। अगर माइनस आता तो भी हम बाहर प्लस कर देते, लेकिन फिर पाई माइनस करना पड़ता, ठीक है। 180 में से उसे माइनस कर देते। तो बेटा ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 19 बटे 21। ये हमारा बीच का न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण के लिए अगर ये माइनस होता तो हम पाई में से उसको घटा देंगे, ठीक है। तो दूसरा सवाल क्लियर हुआ। आप आसानी से इस सवालों को कर सकते हैं। और विज्ञान में आप रुचि ले रहे होंगे, बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा पॉइंट के सर्ट क्या है, ठोस है कि द्रव है या गैस है। तो सर्ट के बारे में आप सोचें, अपने टीचर से पूछें, जवाब दें, गूगल पर सर्च करें, ढूंढें। गूगल जो इंजन है, बच्चे बहुत सारी चीज़ गूगल पर ढूंढ के निकालते हैं, टीचर भी गूगल पर ढूंढ के निकालते हैं। गूगल वही चीज़ देता है जिसकी जानकारी उसमें डाली जाती है। तो गूगल किसने बनाया, किसी आदमी ने। कंप्यूटर किसने बनाया, किसी आदमी। AI किसने बनाया, किसी आदमी ने। तो आदमी के दिमाग से ज़्यादा AI काम नहीं कर सकता, इस बात का विशेष ध्यान रखना। गूगल काम कर सकता है, आदमी सोचने की क्षमता ज़्यादा रखता है, जो कि कोई गूगल और AI सोच नहीं सकता। उसमें तो वही चीज़ खुल के आएगी जो उसमें डाली गई होती है, ठीक है। तो बेटा अगला सवाल देखेंगे लड़के, थोड़ा वीडियो पर ध्यान दें। अगला सवाल अब कार्टेशियन फॉर्म वाला सवाल समझाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई बच्चे, लास्ट टॉपिक कि कार्तीय फॉर्म में अगर हमको समीकरण दिए होंगे तो बीच का कोण किस प्रकार निकालते हैं। देखो मैंने लिख दिया, दो रेखाएं कार्तीय में हो, ये दो समीकरण जो कार्तीय समीकरण हो, तो हम बीच का कोण cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। अब बच्चे बोल रहे होंगे अरे सर इतने फॉर्मूले याद करके तो हम पागल हो जाएंगे, और वास्तव में बच्चे पागल हो जाते हैं। पर टीचर कुछ भी बच्चे होते हैं वो रट्टा मारते हैं और रट कर फिर यार नहीं यही लगाना है, ऐसा नहीं है। हमने आपको एक इससे पीछे वाली वीडियो जो डाली थी कल, उसमें इस समीकरण से वेक्टर फॉर्म में बदलना सिखाया था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है
ठीक है, ये फॉर्मूला क्या याद नहीं हो रहा है तो आप इसको वेक्टर रूप में चेंज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, और वेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे, या डायरेक्ट वेक्टर बना लें, देखें घबराएं नहीं, या आप समझ गए होंगे ए बी सी, ये क्या होते थे, ए बी सी नहीं होते थे, तो ये A1 B1 C1 E2 B2 C2 वैल्यू लगा देंगे, सब में वैल्यू लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन बच्चे बोलो नहीं साहब हमें तो एक ही फॉर्मूला याद है, और वास्तव में वो याद होना चाहिए, बेस उसी से कहते हैं, बेस मजबूत करने के लिए तो आप उससे ही करेंगे। पहले मैं इससे वेक्टर बना लूँ, वेक्टर फॉर्म। आप एक और सवाल सीख रहे हैं कि कार्तीय फॉर्म से वेक्टर फॉर्म किस प्रकार बनाते हैं, वो सीख चुके हैं वैसे आप, एक वीडियो मैंने डाली थी 15 मिनट की, उसको देख लें, 2 नंबर पक्के होंगे उससे। और बीच की दूरी में भी यही काम आएगा, इसलिए आप एक ही तरीके से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको मैं बदल रहा हूँ, अगर मैं इसमें से P1 वेक्टर निकालूँ तो पता है आपको P वेक्टर यही होता था नीचे वाला, अरे P वेक्टर नीचे वाला होता था, अंदर कराए से अंदर P1 वेक्टर जो होगा, बताएं बेटा क्या होगा P1 वेक्टर, डायरेक्ट 2i प्लस 5j माइनस 3, कोई परेशानी लड़के, और P1 P2 की जरूरत है, किसकी, P1 और P2 बोले। हाँ एक गलती बच्चे करते हैं, बताऊंगा क्या गलती होती है, कि यहाँ पर डिजाइन इसी प्रकार की होनी चाहिए, x माइनस x1 y माइनस y1, अगर यहाँ कुछ नंबर होगा आगे 2 वगैरह या 3 वगैरह तो ये डिजाइन फेल है, ध्यान रखें, फिर उसको सेट करना है। असली फॉर्म यही जो होती है कि x माइनस x1 x माइनस y माइनस y1 z माइनस z1, इसी प्रकार नहीं, संख्या यहाँ कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ इससे आगे यहाँ 2 या 3 या कुछ भी होगा तो समझ लीजिए फॉर्म फिर गलत है, इस फॉर्म को हमको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, किसी बच्चे पर नहीं आ रहा तो वो कमेंट में मुझे बताए, तरीका वही रखेंगे। अगर आप लोग इधर उधर से देखेंगे वीडियो तो ये फार्मूले मिलेंगे, बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, लेकिन हमने अभी आपको कोई फार्मूला नहीं दिखाया, केवल वेक्टर से कार्तीय समीकरण, कार्तीय से वेक्टर समीकरण, केवल इतना सिखाया है, उसी के आधार पर हम कर रहे हैं। हाँ भाई P2 माइनस 1i प्लस की 8j और प्लस के 4, कोई परेशानी किसी बच्चे को, मैंने ये निकाल लिए क्या, नहीं निकाले। अब इस वाले फॉर्मूले को क्या करेंगे, पुराना फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा, पुराना फार्मूला ये होता है cos थीटा बराबर मॉड P1 डॉट, तो ये फॉर्मूला याद है बच्चे खुश, P1 का परिमाण और P2 का परिमाण, बच्चे बहुत खुश हुए, कहेंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ निकली, P1 P2 हमारे पास आ गए, हमको A1 और उसकी ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आई बात, मैंने सिखाया था कार्तीय से पहले वेक्टर बदल लिया। बच्चे बोलेंगे ये क्या भैया, ये हाँ ये भी होते हैं, ये वेक्टर A1 और ये वेक्टर A2, अरे दूसरा वेक्टर जो आगे लगा होता है, जैसे मैंने उसमें लिखाया था अभी, जो वेक्टर फॉर्म लिख देते कि R वेक्टर बराबर A1, तो A1 तो यहाँ से बनेगा नहीं बनेगा, A2 यहाँ से बनेगा नहीं बनेगा, उसको भी हम जानते हैं बनाना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको नहीं बनाया है। नहीं आई बेटे समझ में, ठीक। P1 P2 वैल्यू निकाला, पहले P1 डॉट P2 कर लें, P1 डॉट P2 बताएं क्या आएगा, P1 डॉट P2 2 1 माइनस का 2 5 5 8 माइनस का, तो ये माइनस का और ये प्लस का 4 3, क्या आया P1 डॉट P2 की वैल्यू क्या आई, क्लियर करके दें, 26 क्लियर 36 कोई परेशानी, प्लस का ही 26, ठीक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है वीडियो में, नहीं देखें एक बार, तो P1 का परिमाण और निकाले बेटा, यही P1 का परिमाण कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 अचम 3 तुर का, बच्चे माइनस का 9 कर देते हैं, ये गलती करते थे, तो माइनस के 3 पर स्क्वायर किसका हो जाएगा, गधा भी जानता है, नहीं जानता है, गधा इतना जानता है कि उसके ऊपर अगर एक बार ईंट रख दी और बोला कि वहाँ जाना है, चढ़ के जाना है ऊपर, और गधे पर ईंट जब ही डुलवाते थे जब कहीं छोटी सी जगह में होकर निकलना हो, नहीं अन्यथा ट्रैक्टर और बुग्गी वगैरह होती हैं उनसे रोड पे ही डल जाता है, ट्रैक्टर अंदर नहीं जाता तो गधे घर तक चले जाते हैं अंदर तक, तो गधा इतना वफादार होता है, एक बार उससे कह दिया कि ईंट जानी है वहाँ, बस एक बार रास्ता बता दो कि यहाँ डल गई, उसके बाद आप आराम से सोते रहना और गधा ऑटोमेटिक वहाँ जाएगा, ईंट भरना वो अपने आप चलाएगा और वहीं आकर खड़ा हो जाएगा कि यहाँ ईंट उतर,
तो कौन ज़्यादा होशियार है? गधा। नहीं आई बात समझ में? साइंस, हर चीज़ साइंस, वो भी प्रकृति ने दिया। गधे को किसने बनाया? प्रकृति ने। तो वो भी एक साइंस है। चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं, वो भी साइंस है, कुछ ना कुछ गंध छोड़ती हैं। कौन सी गंध छोड़ती हैं? यूकेजी का बच्चा भी जानता है। आप हमको तो पता नहीं है, तो ठीक है, एआई पे डाले। इधर नहीं। हाँ भाई, कितना आया था ये? कितना आया था ये? अभी तक जोड़ा नहीं है। 38 बाहर निकलेगा क्या? 19 दूनी 38 नहीं निकल रहा है, जब एक 19 है। ये नहीं निकलेगा। और ये जो वीडियो रुक जाती है या 1 मिनट बाद हो जाती है, तो रुकती थोड़ी होगी। नहीं वही तो कह रहा हूँ, कुछ आ जाता वो चलती रहती होगी, वो तो ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है अमित भाई? यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, वहाँ से वीडियो में P2 परमाण बोले बेटा, परमाण बोले P2 का सिंगानिया परमाण। एक अट्ठू 64 सात चौक 16 कितना बोला? कितना बोला जो? 81 81 और 81 तो बाहर निकल के आ सकता है। 81 क्लियर? कोई समस्या? डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू लगाऊं? बीच का कौन? बेशक ये वाली दी थी और ये वाला फॉर्मूला होता है, 26 नहीं लगाया फॉर्मूला। यहाँ दिखाई दे रहा होगा cos थीटा बराबर मॉड लगा दे बेटा। बोले P1 P2 का मामला कितना आया था? कहाँ है? 26। P1 का प्रमाण कितना आया था? √38 इंटू 9 √38। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर cos इनवर्स 26/9 √38, और ये प्लस में ही आया, इसलिए कोई घटाने की जरूरत नहीं है। उत्तर मिला एक बार। माइनस में ऐसा आ सकता है बेटा कि कोई बड़ी संख्या जैसे यहाँ पर आ जाए, ये P1 P2। अब जैसे हमारा माइनस का ज्यादा होता तो माइनस का बचता नहीं बचता, तो यहाँ माइनस आता नहीं आता आगे, उसकी बात चलो। तो माइनस आता तो भी हम बाहर निकालते, लेकिन असली जो उत्तर होता वो थीटा 180 में से उसको माइनस कर देते, उत्तर आ जाता। उत्तर मिला एक बार गणित में। तो इसकी जरूरत पड़ी क्या? देख लें आप लोग, किताब में ये लिखा गया यदि कार्टेशियन फॉर्म दी हो तो इसको फॉर्मूले को लगाएं, ये दिया हो तो इसको लगाएं। और ये कहाँ से आया? ये वही है, ठीक है? बताएं कहाँ से बना? देखें P1 P2, P1 कोई वेक्टर होगा, उसके आगे 1 A1 B1 C1 लिख रहा होगा। P2 भी कोई वेक्टर होगा, उसके आगे A2 B2 और C2 लिख रहा होगा। तो P1 P2 का गुणा करके देखें एक बार। आई को छोड़ गया, A1 का E2 से, A1 का E2 से, B1 का B2 से, C1 का गुणा होकर ऊपर आ गया, यानी यही बात आई। बटे P1 का प्रमाण कैसे निकालेंगे? √A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। दूसरे वाले का प्रमाण निकालेंगे, जब 2 लग रहा हुआ है तो 2 वाले आएंगे, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो यही है, रूप बदल गया है, जैसे शर्ट का रूप बदल गया है। प्रेस करके घड़ी करके रख दी, कैसी हो जाएगी पता नहीं है। ठीक है, चश्मा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये बिना लेंस वाला चश्मा जो लगाते हैं, ये फैशन का भी नहीं होता है, इसमें ये बेवकूफ़ बनाने के लिए लगा लिया। लेंस जानते किसे कहते हैं? शीशे को ही लेंस कहते हैं। इसमें शीशा ही नहीं लग रहा है इसके चश्मे में, डायरेक्ट बिना शीशे का लग रहा है, बस दूर से दिखता है कि इसमें शीशा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो विज्ञान ऐसी चीज़ है, अगर आप असलियत में अगर विज्ञान सीखना चाहते हैं तो आप नेचर पर चलें, प्रकृति पर चलें। समझ में आई? प्रकृति पर किस प्रकार चलना है बेटा? ये तो 5 नंबर मैंने क्लियर कर दिया। बीच का कोण कैसा भी आए, चाहे कार्ती फॉर्म में आए या वेक्टर फॉर्म में आए, आप तुरंत कर देंगे। फॉर्मूला आप चाहे ऐसे लगाएं चाहे उसे लगाएं, बात एक ही। ठीक है, क्लियर है? वो हम रूप चेंज करके कर रहे हैं। तो साइंस एक ऐसी चीज़ है, अब जैसे सोचने वाली चीज़ है कि हम साहब ये पानी है, ये गर्मियों में या सर्दियों में भी हमारे यहाँ और पास रहता है पानी, और हम जो बोतल जैसे बर्फ़ का पानी निकाल के लाएं आप फ्रीज से, और एक गिलास ले लें और उसमें अगर उसको कुकर है तो गिलास पर क्या जम जाएगा? पानी। वो पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आया वो पानी? बताएं सही बच्चे, बात बना रहा है लड़के, ये भी नगर बात बहुत बना रहा है, आता कुछ नहीं है।
तो ये जो है मैं क्या पूछ रहा हूँ कि हम पानी ठंडा पानी किया गिलास में, तो गिलास के ओर पास जो पानी बन जाता है वो पानी गिलास के अंदर से निकल रहा है क्या? नहीं, वो हवा सूख के होगा। कहाँ से निकल रहा है? कोई बताया कहाँ से निकल रहा है? हैं? नहीं आया। अरे नेचर ने ये बताया कि हमारे आसपास वातावरण में पानी होता है, हमारे यहाँ भी हम जो बैठे हुए ये यहाँ पर पानी है, तो पानी जो है हमेशा ठंडा होकर गर्म होकर तो उड़ता है, ठंडा होकर गिरता है ज़मीन पर। तो और पास का जो वायु में पानी है वो थोड़ा गर्म है और वो ठंडे की तरफ जाकर और ठंडा होकर टपकने लग जाता है। जैसे बारिश जो होती है, पहले आपने सुना होगा कि गर्मी पड़ती है और ये पानी उड़ जाता है ऊपर, भाप बनकर उड़ जाता है, तो हमेशा पानी ऊपर चला जाता है। पानी ऊपर जाता है तो कुछ समय पश्चात वो घूमता रहता है, कहाँ तक जाएगा वो उसको भी नीचे आना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा बादल जो होते हैं वो पानी का ही, भाप जो होती है वो पानी ही होता है। तो वो आपस में जब मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो कुछ बूंदें हो जाती हैं, और भी मिल जाते हैं तो कुछ बूंदें हल्की होती हैं तो वो ऊपर ही टंगी रहती हैं। लेकिन जब ज़्यादा बादल मिल जाते हैं तो मोटी बूंदें हो जाती हैं पानी की और वो ज़मीन पर गिरने लगती हैं। ठंडा होकर हमेशा पानी नीचे आता है, वो गर्म होकर हमेशा पानी का जाता है ऊपर। तो ये पानी का सर्कुलेशन होता है। साइंस में बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग बस याद कर लेते हैं Q1 Q2/r²। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम भी फेल होता है। ऐसी हर टॉपिक फेल होता है साइंस में, ध्यान रखें। हर टॉपिक ने प्रकृति ने कुछ ना कुछ क्यों लगा दिया है, क्यों, उसका उत्तर नहीं निकला आज तक। तो इसलिए केवल फिर मान लिया जाता है कि हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, Q1 Q2 पर छोटे छोटे चार्ज लेते हैं, उन पर फोर्स लगाते हैं। तो ठीक है, आज का काम इतना ही। साइंस में ना घुसे आप लोग, और इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज का काम इतना ही। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और अच्छी वीडियो देखने के लिए अगर साइंस के इसी प्रकार जो प्रैक्टिकल वगैरह है या नई नई सोच विचार करने के लिए अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करना कि आज सर इस पर टॉपिक लाओ। बेल आइकन दबाएं ना दबाएं, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, जिससे बच्चे और पढ़ाई देख सकें। बहुत से ऐसे होते हैं, हम इसमें देख लेते हैं, YT स्टूडियो होता है, उससे ये पता चल जाता है कि हमारी वीडियो वो बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। उसमें लिखा आ जाता है, कलर बताता है अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब। तो अनसब्सक्राइब वाले जो बच्चे वो वीडियो बहुत देखते हैं, समझ में आई लड़के? अनसब्सक्राइब वाले बच्चे इतना देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो घबराते हैं। बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है क्योंकि ये बढ़ ना जाए आगे। अनसब्सक्राइब कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसमें देखते हैं कि 300 सब्सक्राइबर हुए और 300 से 300 299 हो जाते हैं, तो पड़ोस वाला व्यक्ति चुपचाप अनसब्सक्राइब कर देता है कि पता नहीं चलेगा, आगे बढ़ जाएगा आदमी। तो वो बहुत बड़ी मूर्खता का काम करते हैं ऐसे लोग। अरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, वो बच्चे परेशान हैं बेचारे, उनके पास शिक्षा नहीं मिलती है। अब ये मैंने सवाल आप लोगों को समझाया, ये कहीं ना कहीं पैसों से मिलेगा, बहुत पैसों से ये सीखने मिलेगा, और ये तो सीखने मिलेगा ही नहीं, ये दावा है, ये सीखने नहीं मिलेगा। इसी से सवाल कराएंगे लोग, इसी सवाल से। अब हम इसमें और नई चीज़ सीख सकते हैं क्या, कि ये वाला जो टॉपिक है अगर ये 0 होगा, हो सकता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मामला अगर 0 आ जाए तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और किसी संख्या से हम भाग देंगे 0 में, 0, अरे किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 में तो 0 आता है। और 0 आने पर cos थीटा का मान जब 0 होगा तो थीटा बराबर, हम देखेंगे कि cos में 0 किसका होता है। cos में 0 किसका होता है? कोई बताएगा cos में 0 का मान कहाँ होता है? 90। क्लियर है? तो 90 पर होता है, तो दोनों जो रेखाएं हैं लंबवत होंगी। हैं, ये लड़की बोली प्रियंका, ऐसे सवाल हैं। अब जो बच्चा गहराई में जाएगा तो सीखेगा। डायरेक्ट रटने से क्या होता है? अरे होगा कि 2 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो सिद्ध करो। लंबवत होंगी तो थीटा का मान क्या आएगा? 0। तो कॉस की मामला चल रहा है, साइन का मामला नहीं है। साइन का मामला होता तो कुछ और होता। तो आप लोगों को सब चीज़ सीखने मिले। इसी प्रकार 2 रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा? लंबवत होंगी तो क्या होगा? ये यहीं से बनता है। पर टीचर या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रट लेते हैं, यूट्यूब पर देख लिया, फलाने चैनल पर, वो बेवकूफ़ बना कर और अपना उतरवा के पूरा खेल बताते हैं, लेकिन जड़ नहीं समझाते। तो जड़ ये है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी,
तो अब समीकरण आपका कार्तीय में हो या वेक्टर फॉर्म में हो, आप एक ही तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको कार्तीय समीकरण से वेक्टर समीकरण में बदलना पड़ेगा, और बदलना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का काम इतना ही है, धन्यवाद।